हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए रसायन शास्त्र में पाठ 4। देखिए, हमने शुरुआती दौर में आपको बताया था कि परमाणु और संरचना यानी परमाणु की बनावट। प्रारंभिक दौर में हमने आपको बताया था, जो फर्स्ट क्लास हमने लिया था इस पाठ के लिए, हमने आपको बताया था परमाणु के बारे में। परमाणु थोड़ा सा बेस लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, जिसको हमने कहा था एटम। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इस परमाणु का सबसे पहला परिभाषा अगर किसी ने दिया था तो एक ऋषि महर्षि थे, कंडांद ऋषि। बताइए, वो वनों में रहते थे, जंगलों में रह के, और उन्होंने साइंस की बातें बताई कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ, आप भी पदार्थ हो ना, हम भी पदार्थ है ना, ये जितना आप देख रहे हो ये सब क्या है? और नहीं भी दिख रहा है हवा, वो भी क्या है? यानी दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? किसने कहा था? कंडांद। यानी एक ऋषि थे भाई, ये ऋषि थे, और इन्होंने प्रकाश डाला था परमाणु पर सबसे प्रथम बार। अब प्रकाश डालने का अर्थ क्या होता है? कुछ बोलना उसके बारे में। इतना ये कह दिए, अरे सही बात बोले, हमारा भी जन्म अगर माँ के गर्भ में हुआ है ना, तो एक कण के समान, एक छोटे से कण से शुरुआत हमारा भी हुआ है। तब जैसे जैसे समय बीता, यानी 280 दिन से 290 दिन के बाद, हमने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया, और माँ के गर्भ से जब बाहर आए तो फिर ये शरीर आपके सामने धीरे धीरे बढ़ा। तो कोई भी देखिए पदार्थ दुनिया का, ये जो आप देख रहे हैं, धान की खेती करते हैं आप लोग, एक छोटा सा कण जिसको बीज के रूप में खेतों में डालते हैं, फिर एक पौधा तैयार होता है, फिर उसको हम कहीं और ले जाके खेतों में क्या करते हैं, उसको अलग अलग दूरी पे गाड़ते हैं, तो उससे अन्य प्रकार के बीज उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते? बताइए, इतना बड़ा बड़ा अन्न उत्पन्न होते हैं ना। आखिर उसकी भी शुरुआत कहाँ से? एक छोटे से कण से। तो देखिए, कंडांद ने अपने अनुभव के आधार पर कहा कि परमाणु जो है, दुनिया का हर पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। इतना ही कह के और कंडांद ऋषि मौन हो। लेकिन इनके दिए हुए परिभाषा का अध्ययन इनके बाद जॉन डाल्टन ने किया। ये भी एक महान रसायन शास्त्री था, महान वैज्ञानिक था। इसने कहा कि जब एक ऋषि महर्षि हो करके इस परमाणु का डिफिनीशन दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो इन्होंने भी इनके द्वारा दिए गए परमाणु की परिभाषा का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन एक चीज और इसमें जोड़ दो, इसे काटा नहीं जा सकता है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु। अब कैसे कहा, आप देख सकते हैं। तो जॉन डाल्टन ने कहा कि ये जो एटम है, अगर एक ग्रीक शब्द है, तो ये दो शब्दों के योग से मिल करके बना है, एक ए और प्लस टम। ए मतलब नॉट और टम मतलब कट। यानी नॉट मतलब नहीं और कट मतलब काटना। अर्थात दुनिया का प्रत्येक पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जिसे काटा नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, एक ने थोड़ा परिभाषा जोड़ा, फिर दूसरे ने कुछ जोड़ दिया, इसमें डाल्टन ने जोड़ा बोलिए। ये कुछ दिन चला कि परमाणु को नहीं काटा जा सकता है, लेकिन फिर एक रसायन शास्त्री आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया कि ये कंडांद ऋषि और जॉन डाल्टन के दिए हुए परिभाषा का अध्ययन किया।
और अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया कि आप लोग सही बोल रहे हैं कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये राइट, इट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये कहना गलत है कि इसे काटा नहीं जा सकता है, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने क्या किया कि उसको तोड़ कर दिखाया। किसको? परमाणु को। और परमाणु को तोड़ने के बाद इन्होंने बताया कि परमाणु के 3 मौलिक कण है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। देखिए, अब जितना नॉलेज हासिल कीजिएगा ना, उतना ही आपको बोलने की शक्ति जगेगी। ये ऋषि थे, कुछ बताकर संत हो गए। जॉन डाल्टन कुछ थोड़ा आगे बढ़ाए, जितना इनको आ रहा था, जितना इनको ज्ञान था, जितना इन्होंने खोजा उतना ही ना बोला। लेकिन उनसे भी थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति और ज़्यादा खोज करता, ज़्यादा मतलब कहेंगे कि एक बहुत बड़े रसायन शास्त्री रदरफोर्ड आए और इन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु को खंडित किया जा सकता है और परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए बढ़ते हैं रदरफोर्ड की। इन्होंने तो कह दिया कि परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए शॉर्ट फॉर्म अभी लेके चलते हैं। ये तो रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत बहुत बड़ा है, आगे के हम क्या करेंगे टॉपिक में जब लेंगे, इसको आगे के वीडियो में लेंगे तो आपको बताएंगे बढ़िया ढंग से एकदम। अब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में है, ये नाभिक है ना, नाभिक में है। और प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। ये सारा चीज इन्होंने बता दिया। उसके बाद इन्होंने एक बात कह दिया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता रहता है। अब एक बात बताइए, एक तरह इन्होंने कहा कि परमाणु अस्थायी होता है और एक तरह इन्होंने कह दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। अब एक बात बताइए, आप ही को चक्कर लगाने के लिए कहा जाए लगातार ऐसे, तो आप अस्थायी हुए? अस्थायी हो गए ना जी। और दूसरा चीज, आप बराबर चक्कर लगाइएगा ऐसे ऐसे, तो आपका ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा? आप गिर नहीं जाइएगा। तो इलेक्ट्रॉन को बोल दिए कि चक्कर लगाता है, तो ये बराबर नाभिक का चक्कर लगाएगा तो इसका ऊर्जा घटेगा कि नहीं घटेगा बताइए? इस पर कौन सा आवेश है? तो ऊर्जा जब घटेगा तो नाभिक के नजदीक आएगा कि नहीं आएगा बताइए? घटते 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 और नाभिक में गिर नहीं जाएगा। और जब नाभिक में गिर जाएगा तो विस्फोट नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस और यहाँ क्या है, तो विस्फोट नहीं हो जाएगा। लेकिन आज तक कभी हुआ विस्फोट? नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि जो रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये गलत है। इसी चीज का सुधार नील्स बोर ने किया, उसी को आज हमको पढ़ाना है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू आ गया वहां। उन्होंने बताया, नील्स बोर ने बताया कि नहीं, ये जो कह रहे हैं रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह निश्चित कक्षाओं में क्या करता है, घूमता है। यानी इस नाभिक के बाहर क्या है, कक्षा है और इसी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तभी तो नाभिक में गिरता नहीं है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, अस्थाई होता है। और जो चीज अस्थाई होगा वो स्थिर रहेगा, गिरेगा? अगर अस्थाई नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन कब का नाभिक में गिर जाता है, क्योंकि इसका ऊर्जा अच्छा होगा ना जी। कोई भी चीज लगातार हमसे लगातार पढ़वाइए 10 घंटा, हमारा ऊर्जा इसी रूप में बोलेंगे 10 घंटा के बाद एकदम धीरे धीरे ऊर्जा कम होगा ना, कम होगा तो हम बैठ नहीं जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कम हो जाएगा तो इस नाभिक में गिर नहीं जाएगा, गिर जाएगा तो बहुत बड़ा विस्फोट नहीं हो जाएगा, यानी परमाणु विध्वंस हो जाएगा, परमाणु नष्ट हो जाएगा। सही बात है। तो इसी चीज को नील्स बोर ने बताया कि जो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है और जो इसका चक्कर लगाता है, ये गलत बात है। वो एक निश्चित कक्षाओं के अंदर रहता है, व्यवस्थित रहता है। कौन? सही भी बात है, साबित हुआ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहता तो ये गिर नहीं जाता कब का,
ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए हमने आपको बताया नील्स बोर का परमाणु मॉडल, यही ना है जी। हमने आपको जोर दिया कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है ना। जानते हैं कब दिए थे? 1913 ईस्वी में। कब दिए थे? इन्होंने बताया आपको, एक बार और रिपीट करते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के बाहर एक निश्चित कक्षा के ऊपर क्या करते हैं? घूमते हैं। अब एक बात बताइए, जब निश्चित कक्षा के अंदर घूमेंगे तो उसका ऊर्जा का ह्रास नहीं ना होगा। तो हम यहाँ दूसरा कह सकते हैं कि निश्चित कक्षा के ऊपर नाभिक का चक्कर लगाते हैं, इसलिए इनका ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, तो जिस हम निश्चित कक्षा के अंदर घूमते हैं ना, ये इसको ऊर्जा सेल कहते हैं, यानी ऊर्जा कक्ष कहते हैं, ठीक है। हमारे इस पर इलेक्ट्रॉन है, चक्कर क्या कर रहा है? लगा रहा है, इसे लगा रहा है। तो निश्चित पथ है ना जी, तो निश्चित पथ है तो कभी नाभिक में गिरेगा? नहीं गिरेगा। ऊर्जावान सेल है ये, इसलिए उसको ऊर्जा कक्ष बोलते हैं। अब कभी कभी इलेक्ट्रॉन का मन करता है तो ध्यान से देखना, कक्षा एक ही नहीं ना है। जानते हैं कक्षाएं कितनी है? K2Q, यानी K से Q तक, KLMNOPQ, यानी कक्षाएं 7 हैं। तो मान लीजिए और ऐसे तो बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं क्या? बोलिए बोलिए, ऐसे ऐसे 7 इसमें कक्षा हो सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है, बोलिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कक्षा के इस इलेक्ट्रॉन का मन किया कि हम कूद के इसमें आ जाएं, यानी आगे वाला में कूद के चल जाए, उस वक्त क्या होता है? अब मान लीजिए ये इसमें था और इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जाना होगा तो इसको और ऊर्जा चाहिए ना, क्योंकि जोर लगा के ना उसमें कूदना पड़ेगा आगे, बोलिए। तो उस दौरान क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन? ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी पुनः और ऊर्जा ले लेता है। कभी आप लोग फाने हो, बहुत लंबा फानना रे, तो क्या करता है? रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लेने दो। लगाता है जोर, फान गया बहुत दूर, यानी ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित किया। सही बात है। तो उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन को जब आगे वाले कक्ष में कूदना होता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और आगे वाला कक्ष में कूद जाता है। लेकिन जब इस आगे वाला इलेक्ट्रॉन को इस पीछे वाले कक्ष में कूदना होता है, तो एक बात बताइए, आगे से पीछे आना है तो इसमें ऊर्जा का अवशोषण करना है, वो तो ऊर्जा क्या करता है? बाहर निकालता है, क्योंकि हमारे पास क्षमता से अधिक है, उसको बाहर निकाल लो और इसमें चल जाओ। इसको जब आगे बढ़ना है तो इसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए ना, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और आगे कूद जाता है। तो हमेशा यहाँ याद रखने वाली बातें हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कक्ष में जाना होता है, यानी कूदना होता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब आगे वाले इलेक्ट्रॉन को पीछे वाली कक्षा में आना होता है तो ऊर्जा क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इसी को बोलते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। अब देखिए, इतना तो समझ में आ गया, तो नोट किया जाए। अब आगे देखिए कड़ी जुड़ता है नील्स बोर का विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण संबंधी नियम, यानी जिसको बोलते हैं बोर-वियुरी योजना। यानी नील्स बोर ने ये बताया कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाए। इन्होंने बताया ना कि कक्षाएं कितनी है? बोलिए, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर इसका नाम रख दें तो KLM, यहाँ से जी KLMNOPQ, और इसकी संख्या लिख दे, N बराबर 1, N बराबर 2, N बराबर 3, N बराबर 4, N बराबर 5, N बराबर 6, N बराबर 7। हो गया। यानी बोर-वियुरी ने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधी, यानी बोर-वियुरी ने
विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन को रखा जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में बांटा जाएगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, नियम दिया था, जिसको बोलते हैं बोर-ब्यूरी योजना या नील्स बोर का विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण संबंधी नियम। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने पहले एक सूत्र दिया, 2n स्क्वायर सूत्र। ठीक है ना, आएगा कि 2n स्क्वायर सूत्र किसने दिया, बोर ने दिया। यानी इस सूत्र के माध्यम से इस विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण आसानी से किया जा सकता है। जैसे अब देखिए, जहाँ n जो है ना कक्षा की संख्या है, तो आप पहली कक्षा की बात कर लीजिए, तो 2 n का मान क्या हो गया, 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी 2 1 का बाद 2 का गुणा बताए क्या ना होगा, यानी 2 से 1 से 2, यानी पहला कक्षा में कितना रहेगा, 2, यानी पहली कक्षा में 2 रहेगा। और कभी भी 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है और न कभी 2 से कम इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कहाँ, पहली कक्षा में। ये पहली कक्षा हुआ ना, तो 2n स्क्वायर सूत्र से 2 आया ना, तो पहली कक्षा में न 2 से ज़्यादा रह सकता है न 2 से कम। किसने कहा, अब चलते हैं दूसरी कक्षा में, तो 2n स्क्वायर, तो 2n का मान 2 है ना जी, तो 2 दूनी 4 दूनी, यानी इसमें कितना रहेगा, अरे इसको तोड़ के देख लो, 2 के 2 दूनी के 4, तो 4 दूनी 8 होगा ना। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप लोग तीसरी में बता दो हमको। अरे 2n स्क्वायर होगा ना यहाँ, तो नंबर ऐसे तुम लोग बदल दो, 3 3 का 9 दूनी वर्ग करने आता है, और कहाँ सब कुछ आ रहे हो रे, हाई 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 नहीं हुआ, 9 दूनी 18 नहीं हुआ, तो तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है भाई कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जबकि चौथी कक्षा में भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। इन्होंने एक बॉन्ड लगा दिया था कि ठीक है, तीसरी में 18 रहेगा क्योंकि इसके अनुसार तो 18 है ना होगा, और चौथी में कितना रहेगा इसके अनुसार, 4 4 16 16 दूनी 32, पांचवा में 5 है 25 25 दूनी 6 का 36 36 दूनी 72, 7 7 49 49 दूनी 98, ऐसा रहेगा ना। वर्ग करेंगे तो नहीं करने आता है क्या जी, आता है ना। तो देखिए विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण हो गया, किस माध्यम से, 2n स्क्वायर सूत्र के माध्यम से। अगर कोई पूछेगा कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस सूत्र से करते हैं, किसने सूत्र का प्रतिपादन किया, अब देखिए कुछ डिस्टिंक्शन दिया, कुछ मतलब कि इसमें सिद्धांत के अनुरूप कुछ आपको रुकावट दिया कि ऐसा सोचिए उसके बाद आगे बढ़िए। अब उसने क्या कहा, ध्यान समझिएगा, उसने कहा कि प्रथम कक्षा में 2 से कम या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, जब रहेंगे कितना रहेंगे, 2। उसने पहला और तीसरा में कहा कि 18 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जबकि चौथों में ही कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए, कुछ भी हो, 1 हो 2 होना चाहिए, तभी यहाँ होना चाहिए 18। ठीक है, अब उसने कहा एक और बात कि चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जबकि पांचवी में 18 और छठवीं में भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। देखिए ये समझने वाली बात है, बस याद करना, इसमें कुछ नहीं है। फिर एक बार पहली में 2 से ज़्यादा और न 2 से कम रहेगा, तीसरी में 18 तभी रहेगा जबकि चौथी में भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। ये तीसरा है ना, इसमें 18 तभी रहेगा जब चौथा में भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। फिर उसने कहा कि चौथा में 32 इलेक्ट्रॉन तभी रहेगा जबकि पांचवा में 18 और छठवां में भी कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। अब एक और अंत में कहा कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन केवल रहते हैं, कितना, 8, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी क्यों न हो। अगर मान लीजिए उसकी अंतिम कक्षा संख्या 4 पड़ता है तो चौथा में अब 32 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 8 रहेगा, क्योंकि अंतिम कक्षा कोई भी हो, अगर पांचवा भी अंतिम होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा, 8, क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। किसने बताया, इसी को कहते हैं
बोर ब्यूरी का विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन से वितरण संबंधी सिद्धांत। अगर तीसरा भी अंतिम होता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी, इससे मतलब नहीं है। ये मत सोच लेना कि तीसरा में तो भाई 18 होना चाहिए, कहे 8 है तो अंतिम अगर 8 है, अंतिम अगर तीसरा है, सॉरी अगर अंतिम कक्ष तीसरा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहेगा? 8। कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और एक बात बताएंगे, थोड़ा फेमस करो अपने दोस्तों में, क्या करो, इसको शेयर करो, अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो सुझाव दो कि सर और आप इस तरह से वीडियो बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। सही है। देखो ये देहात साइड का पहला है जो इस छोटे से गांव में रह करके, और लगभग हम लोग क्या करेंगे 1000 सब्सक्राइबर को एजुकेशन के दृष्टिकोण से पार करेंगे। देखिए ये कोई कॉमेडियन शो नहीं है कि जल्दी इसको कोई देखेगा, ये पढ़ने वाले लोग ही इसको देखेंगे। तो पढ़ने वाले लोगों के बीच इसको शेयर करें, राइट है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।